हेलो स्टूडेंट्स, अपन लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे सदिश राशियों का गुणन। तो आप लोगों ने बोला था कि हम सदिश राशियों को दो प्रकार से गुणा कर सकते हैं। एक होता है अदिश गुणन, एक होता है सदिश गुणन। यदि दो सदिशों को गुणा करने पर प्राप्त होने वाली राशि अदिश राशि हो तो इसे हम अदिश गुणनफल कहते हैं, और यदि दो सदिशों को गुणा करने पर प्राप्त होने वाली राशि सदिश हो तो हम इसे सदिश गुणनफल कहते हैं। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल तो अपन ने कल देख लिया था कि जब हम दो सदिशों का अदिश गुणन करते हैं जिसको बिंदु गुणन भी कहा जाता है, उसका मान किसके बराबर होता है? पहले का परिमाण इंटू दूसरे का परिमाण इंटू उनके बीच के कोण की कोज्या। तो अपन ने अदिश गुणनफल लास्ट क्लास में देख लिया था। आज अपन सदिश राशियों का क्या देखेंगे? सदिश गुणन। तो क्या देखेंगे भैया लोगों? सदिश गुणन। सदिश गुणन। तो अगर मैं दो सदिश राशियां ए वेक्टर और बी वेक्टर इनका सदिश गुणन किया तो प्राप्त होने वाली राशि सदिश है, या यूं बोलो इन दोनों को गुणा करने पर प्राप्त होने वाली राशि सदिश है, तो यह गुणन सदिश गुणन कहलाएगा। और इस गुणन को, क्योंकि सदिश राशियों में गुणा दो प्रकार का होता है, इसलिए इस गुणन को अपन क्या बताते हैं? क्रॉस से बताते हैं। जबकि अदिश गुणन को अपन ने किससे बताया था? डॉट से बताया था, ताकि दोनों तरह का गुणन को अपन अलग अलग चिन्हों से बता सके। तो अदिश गुणन तो डॉट से बताएंगे और सदिश गुणन क्रॉस से बताएंगे, और इसको बोलेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और यही वजह है कि सदिश राशियों का जो सदिश गुणन है इसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो यदि दो सदिशों को गुणा करने पर प्राप्त होने वाली राशि सदिश हो तो यह गुणन सदिश गुणन कहलाता है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का सदिश गुणन इनके बीच में क्रॉस लगाकर प्रदर्शित किया जाता है, तो इसको बोलेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। चूंकि सदिश गुणन को क्रॉस से प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए सदिश गुणन को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर का आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया, सदिश गुणन किया, तो प्राप्त होने वाली राशि सदिश है। अब प्राप्त होने वाली राशि सदिश है तो इसका परिमाण भी होगा और इसकी दिशा भी होगी। तो हाल फिलहाल तो अपन क्या करते हैं? दो सदिश राशियों का सदिश गुणन करने पर प्राप्त होने वाली राशि का परिमाण निकालते हैं, दिशा बाद में निकालेंगे। तो अभी अपन बात करेंगे दो सदिशों के सदिश गुणन का परिमाण। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का आपने सदिश गुणन किया तो प्राप्त होने वाली राशि सदिश है, तो मैं हाल फिलहाल इसका क्या निकालना चाह रहा हूं? परिमाण। तो दो सदिशों के सदिश गुणनफल का परिमाण किसके बराबर होगा? पहले के परिमाण इंटू दूसरे का परिमाण इंटू इनके बीच के कोण की जा। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो माना इनके मध्य कोण कितना है? थीटा। तो दो सदिशों का सदिश गुणन, दो सदिशों का सदिश गुणन का परिमाण, क्योंकि इन दोनों का आप सदिश गुणन करेंगे तो प्राप्त होने वाली राशि सदिश होगी, और प्राप्त होने वाली राशि सदिश होगी तो इसमें परिमाण भी आएगा और दिशा भी आएगी। तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल का परिमाण किसके बराबर होगा? पहले का परिमाण इंटू दूसरे का परिमाण इंटू इनके बीच के कोण की जा। इनके बीच का जो कोण है उसकी जा मतलब साइन का मान निकाल लो। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर हो गया भैया? क्या हो गया? ए बी साइन थीटा। ये तो केवल क्या आया? ये तो केवल क्या आया? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण आया है। अभी अपन ने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा नहीं निकाली, या इन दोनों के सदिश गुणनफल से प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण निकाला है, अभी उसकी दिशा नहीं निकाली। तो एक बात गौर फरमाइएगा, दो सदिशों का सदिश गुणन करने पर प्राप्त होने वाला सदिश उन दोनों सदिशों के लंबवत होता है। क्या कहना चाह रहे हैं? दो सदिशों का सदिश गुणन उन दोनों सदिशों के लंबवत होता है। इसका मतलब अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं, सदिश गुणन कर रहा हूं, तो प्राप्त होने वाला सदिश क्या होगा? उन दोनों सदिशों के लंबवत होगा, अर्थात प्राप्त होने वाला सदिश जिनका आप सदिश गुणन कर रहे हैं उन दोनों के
लंबवत होगा। तो दो सदिशों का सदिश गुणन क्या होगा, उन दोनों सदिश के लंबवत होगा। तो जिन सदिशों का आप सदिश गुणन कर रहे हैं उन दोनों के लंबवत आएगा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो आएगा वो ए के भी लंबवत होगा और वो बी के भी लंबवत होगा। तो गौर फरमाइएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बोले तो एक तरह से सी वेक्टर, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इन दोनों का जो सदिश गुणन है वो क्या होगा, ए के भी लंबवत होगा और बी के भी लंबवत होगा। तो अगर मेरे को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा बतानी है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए के भी लंबवत और बी वेक्टर के भी लंबवत, क्योंकि यह बोला गया कि दो सदिशों का सदिश गुणन उन दोनों सदिशों के लंबवत होता है, अर्थात जिनका आप सदिश गुणन कर रहे हैं उन्हीं के लंबवत आएगा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए के भी लंबवत है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बी के भी लंबवत है। गौर फरमाइएगा, ए वेक्टर मैंने बोर्ड पर ड्रॉ कर रखा है, बी वेक्टर भी बोर्ड पर ड्रॉ कर रखा है, अर्थात ए वेक्टर और बी वेक्टर इसी बोर्ड के तल में स्थित है, इसी बोर्ड के तल में स्थित है। तो मैं हाल फिलहाल क्या कोशिश करता हूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा बताने की कोशिश करता हूं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किधर जाएगा। तो ए वेक्टर बोर्ड के तल में, बी वेक्टर के बी बोर्ड के तल में, तो क्या मैं इस बोर्ड के तल पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्रदर्शित कर सकता हूं। अगर मैं बोलता हूं कि यह दिशा ए के लंबवत है तो पता लगता है यह बी के लंबवत नहीं होगी, जबकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए के भी लंबवत होगा और बी के भी लंबवत होगा, अर्थात ए क्रॉस बी इस दिशा में नहीं आ सकता। अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इधर बनाता हूं, मैं बोर्ड के तल में बना रहा हूं, अर्थात उस तल में बना रहा हूं जिसमें ये दोनों सदिश विद्यमान है, तो मैं बोलता ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इधर होता तो यह दिशा बी के तो लंबवत होती, यह दिशा बी के तो लंबवत होती, लेकिन ये ए के लंबवत नहीं होती, अर्थात ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस बोर्ड के तल पर नहीं आएगा, इस बोर्ड के तल पर नहीं आएगा, अर्थात ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर उस तल पर नहीं होगा जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों स्थित है। फिर आखिरकार ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किधर जाएगा, तो गौर फरमाइएगा, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। मैंने बोला कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए के भी लंबवत बी के भी लंबवत, तो इस बोर्ड पर एक ऐसी लाइन नहीं आई जो ए के भी लंबवत और बी के भी लंबवत हो। तो ए और बी दोनों की लंबवत रेखा बतानी है, दिशा बतानी है, तो पता लगा वो तभी होगा जब वो इस बोर्ड के लंबवत होगा, वह जब इस बोर्ड के ही लंबवत होगा, क्योंकि जब ये बोर्ड के लंबवत होगा तो ये 90 और ये 90, बोर्ड से मतलब उस तल के लंबवत होगा जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों स्थित है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए के भी लंबवत है बी के भी लंबवत है, अर्थात ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर उस तल के ही लंबवत होगा जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों स्थित है। चूंकि डायग्राम के हिसाब से ए वेक्टर और बी वेक्टर बोर्ड के तल पे स्थित है तो ए क्रॉस बी बोर्ड के तल के लंबवत होगा। अगर ए क्रॉस बी इस लाइन पर है, इस लाइन पर है तो ए के भी लंबवत है और बी के भी लंबवत है, तो मैं यूं भी बोल सकता हूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर उस तल के लंबवत होगा जिसमें ए वेक्टर व बी वेक्टर स्थित है। तो जनाब जैसे ही सदिश गुणनफल आता है दिमाग में फटाफट आना चाहिए कि यार इन दो सदिशों का सदिश गुणन इन दोनों के तो लंबवत होगा ही होगा, अर्थात उस तल के भी लंबवत होगा जिसमें ये दोनों स्थित है। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर मान लीजिए इस तल में स्थित होते हैं तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस तल के लंबवत होता। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर इस तल में स्थित होते हैं तो इस तल के लंबवत होगा, क्योंकि इस तल के लंबवत होगा तभी वो दोनों के लंबवत होगा। तो जनाब दो सदिशों का सदिश गुणन उस तल के लंबवत होता है जिसमें वे दोनों सदिश स्थित होते हैं। लेकिन अब एक और समस्या आई, क्या ए वेक्टर बोर्ड के तल में बी वेक्टर बोर्ड के तल में, तो ये तो पता लग गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बोर्ड के तल के लंबवत होगा। तो ये मान लीजिए बोर्ड का तल है, ये बोर्ड का तल ही है, तो ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो ये तो पता लग गया कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस बोर्ड के तल के लंबवत होगा। लेकिन इस लंबवत रेखा पर दो दिशाएं हो सकती है, एक दिशा इधर की तरफ और एक दिशा अंदर की तरफ। मेरे हिसाब से मेरा ये पेन इस तल के लंबवत है तो इस रेखा पर दो दिशा हो सकती है, एक इधर एक इधर।
अगर तल यूं होता तो दो दिशाएं हो सकती है, रेखा इस तल के लंबवत है, दो दिशाएं हो सकती है, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है कि नहीं, बात क्लियर। तल यूं है तो इसके लंबवत दो दिशा हो सकती है, एक ये एक ये, है तो एक ही रेखा, है तो एक ही रेखा, लेकिन एक रेखा में कितनी दिशा हो सकती है, दो दिशा हो सकती है। तो ये तो कंफर्म हुआ कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए के भी लंबवत है, बी के भी लंबवत है, अर्थात उस तल के लंबवत है जिसमें वे दोनों स्थित है। तो जैसे ही सदिश गुणनफल आता है, दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि इनका सदिश गुणन उस तल के लंबवत होगा जिसमें ये दोनों सदिश स्थित है। तो सबसे पहले ये देखो कि ये दोनों सदिश किस तल में स्थित है, तो कंफर्म हो जाएगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर उस तल के लंबवत होगा। अब किसी भी तल के लंबवत दो दिशाएं हो सकती है। अब कंफर्म करना पड़ेगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बोर्ड के तल की लंबवत बाहर की तरफ है कि बोर्ड के तल की लंबवत अंदर की तरफ है। मींस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इधर है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अंदर की तरफ है। तो हाल फिलहाल तो बस ये पता लगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बोर्ड के तल के लंबवत होगा, बाहर भी जा सकता है और अंदर भी जा सकता है। अब या तो बाहर है या अंदर है, मींस अब आपके पास केवल दो ही डायरेक्शन है जिधर ए क्रॉस बी हो सकता है। अब ये कंफर्म करेंगे कि ए क्रॉस बी बाहर होगा कि अंदर की तरफ होगा। तो जब अपन को दो सदिशों के सदिश गुणन की दिशा निकालनी है तो हम क्या यूज करेंगे, दक्षिण हस्त नियम। हम क्या यूज करेंगे, दक्षिण हस्त नियम। तो भैया लोगों दक्षिण हस्त नियम आपको क्या देगा, क्या देगा, दो सदिशों के सदिश गुणनफल की दिशा देगा, दो सदिशों के सदिश गुणनफल की दिशा देगा। तो जब आपको दो सदिशों के सदिश गुणनफल की दिशा निकालनी होगी तो हम क्या यूज करेंगे, दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण हस्त नियम क्या बोलता है, दक्षिण हस्त बोले तो दाहिना, बोले तो सीधा, बोले तो राइट हैंड। तो हम दाहिने हाथ की चारों उंगलियों और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत रखेंगे, दाहिने हाथ की चारों उंगलियों और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत रखेंगे। फिर चारों उंगलियों को क्या करेंगे, प्रथम सदिश की तरफ रखेंगे, चारों उंगलियों को प्रथम सदिश की तरफ रखेंगे। तो भैया ए अल्फाबेट में ए पहले आता है, बी बाद में आता है, इसलिए मैं ए की तरफ नहीं रख रहा, मैं इसलिए ए की तरफ रख रहा हूं क्योंकि मैं बोल रहा हूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए मेरा पहला और बी बाद का, और अगर मैं बोलता बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर तो बी पहले होता और ए बाद में होता। धीरे धीरे समझ आ जाएगा। दो सदिशों के सदिश गुणनफल की दिशा निकालने के लिए हम दक्षिण हस्त नियम का उपयोग करेंगे। दाहिने हाथ के चारों उंगलियों और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत रखेंगे। अब चारों उंगलियों को क्या करेंगे, प्रथम सदिश की ओर रखेंगे, चारों उंगलियों को प्रथम सदिश की ओर रखेंगे। ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि यूं रखूं कि यूं रखूं कि यूं रखूं, कैसे रखूं वो समझने की बात है। तो चारों उंगलियों को प्रथम सदिश की तरफ रखेंगे, फिर चारों उंगलियों को मोड़ेंगे दूसरे सदिश की तरफ, उंगलियां बंद करेंगे, मुट्ठी बनाएंगे। तो ये जब उंगलियां मुड़े तो ये किधर की तरफ जानी चाहिए, दूसरे सदिश की तरफ, छोटे कोण से। तो समझिएगा, चारों उंगलियां पहले सदिश की तरफ रखेंगे, अब उंगलियों को मोड़ेंगे दूसरे सदिश की तरफ। तो उंगलियां ऐसे मुड़नी चाहिए। ए वेक्टर से बी वेक्टर जाने के दो रास्ते, मैं उंगलियां यूं भी मोड़ सकता हूं, उंगलियां यूं भी मोड़ सकता हूं, ठीक है कि नहीं बात। लेकिन समझदार आदमी किधर से जाना चाहेगा, छोटे रास्ते से। तो उंगलियां मेरी ऐसे मुड़नी चाहिए। एक और बात, सबकी उंगलियां ऐसे मुड़ती है ना, किसी की यूं तो नहीं मुड़ती, कोई यूं तो नहीं मुड़ती, कोई डिफेक्ट तो नहीं है ना। तो ध्यान रखना, उंगलियां ऐसे ही मोड़नी है। तो जब मैं उंगलियां ऐसे मोड़ूंगा तो मेरा अंगूठा इनके सदिश गुणन की दिशा को बताएगा। तो समझिएगा, चारों उंगलियों को पहले सदिश की तरफ रखेंगे, फिर उंगलियों को मोड़ेंगे दूसरे सदिश की तरफ, छोटे रास्ते से, छोटे कोण से। तो अंगूठा इनके सदिश गुणन की दिशा को बताएगा। तो आप मेरे को समझाएंगे, मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड आदमी हूं, मेरे को उंगलियां रखनी नहीं आती। दाहिने हाथ की चारों उंगलियों और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत किया, चारों उंगलियों को प्रथम सदिश की तरफ रखा। तो जब मैं चारों उंगलियों को प्रथम सदिश की तरफ रखूंगा तो मेरी उंगलियां यूं मुड़ेगी क्या,
मेरी उंगलियां तो यूं मुड़ रही है, मेरी उंगलियां यूं नहीं मुड़ रही, ऐसे मुड़ सकती क्या उंगलियां? नहीं मुड़ सकती ना। ऐसे रखो तो उंगलियां मोड़ू तो उंगलियां तो इधर जा रही है जबकि मोड़ना इधर है। ऐसे रखूं तो उंगलियां तो इधर की तरफ मुड़ रही है, मेरे को मोड़ना इधर है। क्या ऐसे रख दूं? हाँ, कि जैसे मैं उंगलियां मोड़ूंगा देखो इधर, तो ये किधर की तरफ आया? दूसरे सदिश की तरफ आया। तो यह अंगूठा क्या बताएगा? इनके सदिश गुणनफल की दिशा को। तो डायग्राम के हिसाब से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किधर की तरफ आ गया? बोर्ड के तल के लंबवत, बोर्ड के तल के लंबवत किधर आ गया? बाहर की ओर। तो अपन क्या करेंगे? दो सदिशों के सदिश गुणनफल का परिमाण तो निकालेंगे ए बी साइन थीटा से, और दिशा कहां से निकालेंगे? दक्षिण हस्त नियम से। लेकिन उसके पहले भी याद आना चाहिए कि दो सदिशों का सदिश गुणन इन दोनों के लंबवत होगा, अर्थात उस तल के लंबवत होगा जिसमें ये दोनों सदिश विद्यमान है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की बात करूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बोले तो सी वेक्टर की बात करूं, तो आप सब जानते हैं कि सी वेक्टर है, इसमें परिमाण भी आएगा और दिशा भी आएगी। तो दो सदिशों के सदिश गुणनफल से प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण तो क्या होगा? पहले का परिमाण इंटू दूसरे का परिमाण इंटू इनके बीच के कोण की ज्या। ये तो केवल क्या है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण। अभी दिशा नहीं आई, मैंने ध्यान रहे इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बोले तो मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, बोले तो परिमाण के साथ साथ दिशा भी चाहिए। दिशा देने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एकांक सदिश। तो जब तक मेरे को यह नहीं पता एक्चुअल में कि ए वेक्टर और बी वेक्टर किधर है, तो तब तक मेरे को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी पता नहीं लगेगा। अर्थात मेरे को ये नहीं पता लगेगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक्स में जा रहा है, वाई में जा रहा है, कि जेड में जा रहा है या किसी और दिशा में जा रहा है। तो हाल फिलहाल में इसकी दिशा बताने के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूं? एन केप। तो एन केप एक एकांक सदिश है, एन केप एक एकांक सदिश है जो कि ए के भी लंबवत है, जो कि बी के भी लंबवत है, जो कि उस तल के लंबवत है जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर स्थित है। साथ ही साथ मैं यूं बोल सकता हूं एन केप की दिशा कहां से देंगे? दक्षिण हस्त नियम से। तो दक्षिण हस्त नियम क्या बोलेगा? दाहिने हाथ की चारों उंगलियां और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत रखेंगे, चारों उंगलियों को प्रथम सदिश की तरफ रखकर उंगलियों को दूसरे सदिश की तरफ मोड़ेंगे, तो अंगूठा क्या बताएगा? एन केप की दिशा को, और जो दिशा एन केप की है वही इनके क्या है? सदिश गुणन की दिशा है। तो भैया एन केप एक एकांक सदिश है जो इन दोनों सदिश के लंबवत है। कौन से दो सदिश? जिनका आप क्या कर रहे हैं? सदिश गुणन कर रहे हैं। अब यहां से हम एक बहुत गजब की बात बोल सकते हैं, एन केप इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए बी साइन थीटा। अरे कुछ भी नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है केवल, और इस ए बी साइन थीटा को हम क्या बोल सकते हैं? ए बी साइन थीटा क्या है? मॉडुलस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो भैया लोगों ये एन केप क्या है? एक ऐसा एकांक सदिश है, एक ऐसा एकांक सदिश है जो कि ए वेक्टर व बी वेक्टर दोनों के क्या बताया? लंबवत। तो जब आपको दो सदिशों के लंबवत दिशा निकालनी है, दो सदिशों के लंबवत एकांक सदिश बताना है, तो आप क्या करेंगे? उनके सदिश गुणनफल में उनके सदिश गुणनफल के परिमाण का भाग दे देंगे। तो जब आप दो सदिशों के सदिश गुणनफल में उन दोनों के सदिश गुणनफल के परिमाण का भाग देंगे, तो प्राप्त होने वाला सदिश एकांक सदिश होगा जो कि इन दोनों के क्या होगा भैया? लंबवत होगा। ठीक है साहब। अब अपन सदिश गुणनफल की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। तो बात करते हैं सदिश गुणनफल की विशेषताएं।
तो बात करते हैं भैया लोगों सदिश गुणनफल की विशेषता है। तो पहला पॉइंट, मान लीजिए आपके पास दो सदिश है जो कि XZ तल पर है। ये X अक्ष है भैया लोगों, और ये कौन सी अक्ष है? Z अक्ष। आप सब जानते हो Z अक्ष ड्रॉ नहीं हो सकती, इसलिए ड्रॉ करने के लिए मेरे को ऐसे ड्रॉ करना पड़ता है, लेकिन एक्चुअल में Z अक्ष बोर्ड के तल के लंबवत है। तो भैया ये कौन सा तल है? XZ तल। आप देखेंगे ये रेखा X के तो लंबवत है लेकिन Z के समानांतर है, और यह रेखा Z के तो लंबवत है और X के समानांतर है। तो अगर मैंने बोर्ड पर XZ तल प्रदर्शित किया तो ये एक तरह से क्या है भैया? XZ तल। इस XZ तल में दो सदिश है, इस XZ तल में दो सदिश है, A वेक्टर और B वेक्टर। ये XZ तल है, इसमें दो सदिश है, एक है A वेक्टर और ये दूसरा है B वेक्टर। ये तो A वेक्टर और ये दूसरा है B वेक्टर। तो समझिएगा ये आपका XZ तल, इस XZ तल में दो सदिश है, ये है A वेक्टर और ये है B वेक्टर। ये XZ तल में दो सदिश है, A वेक्टर और B वेक्टर। तो ये A वेक्टर हो गया और ये B वेक्टर हो गया। ये ठीक है सर। माना कि इनके मध्य कोण कितना है? थीटा। तो अब अगर मैं A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर निकालता, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्या होगा? पहले का परिमाण इंटू दूसरे का परिमाण इंटू इनके बीच के कोण की जा। ठीक, ये तो हुआ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का परिमाण। दिशा देखें, चूंकि A वेक्टर और B वेक्टर XZ तल पर है, A वेक्टर और B वेक्टर XZ तल पर है, तो ये बात है कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर A के भी लंबवत होगा, B के भी लंबवत होगा और उस तल के ही लंबवत होगा जिसमें वे दोनों स्थित हैं। तो जो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर है वो इस XZ तल के लंबवत होगा। इस XZ तल के लंबवत कौन सी दिशा है? इस XZ तल के लंबवत कौन सी दिशा है भैया लोगों? इस XZ तल के लंबवत कौन सी दिशा है? Y, धनात्मक Y और ऋणात्मक Y। अब ये तो कंफर्म हो गया कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर XZ तल के लंबवत अर्थात Y दिशा में होगा, क्योंकि ये वाली दिशा ही इस तल के लंबवत है। कंफर्म करना है धनात्मक Y में कि ऋणात्मक Y में, तो इसकी दिशा बताने के लिए अपन क्या करेंगे? दक्षिणास्थ नियम, दाहिना हाथ सीधा राइट हैंड। दाहिने हाथ की चारों उंगलियों अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत रखेंगे, बिल्कुल ऐसे रखना, यूं मत रखना, यूं एक दूसरे के लंबवत रखेंगे, चारों उंगलियां एक साथ और अंगूठा इसके लंबवत। दाहिने हाथ की चारों उंगलियों और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत रखेंगे, फिर चारों उंगलियों को रखेंगे प्रथम सदिश की तरफ, A वेक्टर पहला, चारों उंगलियों को प्रथम सदिश की तरफ रखेंगे, फिर इस तरह से रखेंगे कि जब ये उंगलियां मुड़े तो किधर की तरफ जानी चाहिए? दूसरे सदिश की तरफ। उंगलियां मुड़े तो किधर की तरफ जानी चाहिए? दूसरे सदिश की तरफ। अर्थात ये उंगलियां ऐसे मुड़नी चाहिए, तभी B वेक्टर की तरफ जाऊंगा। तो मैंने दाहिने हाथ की चारों उंगलियों अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत कर दिया, चारों उंगलियों को प्रथम सदिश की तरफ रख दिया। अब इनको मोड़ा तो पता लगा अरे ये तो दूसरे सदिश की तरफ चल गई, तो मेरा अंगूठा इनके सदिश गुणनफल की दिशा को बताएगा। तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर XZ तल के लंबवत, XZ तल के लंबवत किधर की तरफ गया? ऊपर की तरफ। और पता लगा यहाँ तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर पर्टिकुलर एक दिशा में, कौन सी दिशा में? धनात्मक Y दिशा में। तो धनात्मक Y दिशा में है, तो इस दिशा के लिए तो मैं एकांक सदिश क्या यूज कर सकता हूं? J के। तो मैं यहाँ N के नहीं लिख के J के लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ कंफर्म हो गया A क्रॉस B धनात्मक Y दिशा में। यहाँ A क्रॉस B धनात्मक Y दिशा में कंफर्म क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ कंफर्म हो गया कि A वेक्टर और B वेक्टर बोर्ड के तल में है, A वेक्टर और B वेक्टर XZ तल में है, XZ तल में है, और A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर किधर की तरफ गया? धनात्मक Y दिशा में।
अगर मैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालता तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल का परिमाण कितना होगा, पहले का परिमाण इंटू दूसरे का परिमाण इंटू इनके बीच के कोण की जार। अब बी क्रॉस ए की दिशा निकाले तो ये बात है, ए क्रॉस बी बोलो चाहे बी क्रॉस ए बोलो, एक खास बात क्या है, ए भी एग्जैक्ट तल पर है और बी भी एग्जैक्ट तल पर है, तो ये बात है कि बी क्रॉस ए भी इस एग्जैक्ट तल के लंबवत होगा। चेक करना है कि धनात्मक y में जाएगा कि ऋणात्मक y में। कैसे पता लगेगा, दाहिने हाथ की चारों उंगलियों और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत रखेंगे, लेकिन अब की बार चारों उंगलियों को किधर की तरफ रखेंगे, पहले सदिश, पहला सदिश क्या है बी वेक्टर, तो ये बी वेक्टर पहला सदिश है, और उंगलियों को मोड़ेंगे दूसरे सदिश की तरफ तो अंगूठा सदिश गुणनफल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो चारों उंगलियां बी वेक्टर की तरफ रखनी है और मोड़नी ऐसे कि वो किधर की तरफ जाए, ए वेक्टर की तरफ। तो अगर मैं उंगलियां ऐसे रख दूं तो क्या मैं इसकी तरफ उंगलियां मोड़ सकता हूं, क्योंकि उंगलियां मोड़ूंगा तो वही तो इधर जाएगी। क्या ऐसे रखूं उंगलियां मोड़ूंगा तो क्या बी की तरफ जाएगी, ऐसे रख दूं, हाँ उंगलियां मोड़ूंगा तो बी की तरफ जाएगी। तो अंगूठा इनके सदिश गुणन की दिशा को बताएगा, तो पता लगेगा बी क्रॉस ए एग्जैक्ट तल के तो लंबवत आया, लेकिन किधर की तरफ गया, ऋणात्मक y दिशा में, और ऋणात्मक y दिशा में गया तो दिशा बताने के लिए क्या यूज करेंगे, माइनस जे के। गौर फरमाइएगा, b इंटू ए को a इंटू बी बोला जा सकता है। अरे b तो क्या है, b वेक्टर का परिमाण, a तो क्या है, a वेक्टर का परिमाण, और परिमाण हमेशा क्या होता है, अदिश राशि, और जब परिमाण अदिश राशि है तो 5 इंटू 3 को 3 इंटू 5 बोला जा सकता है। तो b इंटू ए को a इंटू बी लिख दूं तो b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर बराबर a इंटू बी साइन थीटा, और इस माइनस को यहां लिख दूं तो माइनस ये जे केप। गौर फरमाइएगा, ए बी साइन थीटा जे केप, ए बी साइन थीटा जे केप, अरे ये तो क्या हो गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर आया माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर नहीं आया, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर नहीं आया, किसके बराबर आया, माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। तो पहली बात, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, अर्थात यहां क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि सदिश गुणनफल में क्रम को उल्टा सुल्टा किया, आगे पीछे किया तो बराबर चीज नहीं आई। क्या चीज आई कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर परिमाण में तो समान है, दिशा में विपरीत है। साफ साफ पता लग रहा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर दोनों का परिमाण तो कितना है, ए बी साइन थीटा। अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण निकालूंगा तो ये भी क्या है, ए बी साइन थीटा, और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का परिमाण निकालूंगा तो ये भी क्या है, ए बी साइन थीटा। तो दोनों का परिमाण तो सेम है, दोनों का परिमाण तो सेम है, लेकिन दिशा विपरीत है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर धनात्मक y में गया, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ऋणात्मक y में गया। तो भैया लोगों, यह समीकरण कहती है दोनों का मान समान है लेकिन दिशा विपरीत है। अर्थात मैं ये भी बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या बताए, विपरीत सदिश बताए। और इस समीकरण को यूं भी लिख सकता हूं, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर है मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। परिमाण समान है लेकिन सदिश समान नहीं है, सदिश विपरीत सदिश है। परिमाण समान है लेकिन दिशा विपरीत है। तो भैया यहाँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करते हैं तो प्राप्त होने वाला सदिश सेम नहीं आता। प्राप्त होने वाले सदिशों का मान सेम आता है लेकिन दिशा क्या आती है, विपरीत आती है। तो सदिश गुणनफल में ये देखना इंपॉर्टेंट होता है कि ए क्रॉस बी कर रहे हैं कि बी क्रॉस ए कर रहे हैं। तो सदिश गुणनफल में ये दोनों बराबर नहीं है।
परिमाण परिमाण समान है लेकिन दिशा विपरीत है। सदिश समान तभी कहलाते हैं जब परिमाण और दिशा दोनों समान हो। तो इनका परिमाण परिमाण समान है लेकिन दिशा समान नहीं है, अर्थात ये दोनों बराबर नहीं है, तो क्रम विनिमय का नियम लागू नहीं होता। परिमाण परिमाण की बात करेंगे तो दोनों पर का परिमाण बराबर है। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों का परिमाण तो समान है लेकिन दिशा क्या बताई, विपरीत बताई। ठीक है कि नहीं बात? तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि सदिश गुणनफल में क्रम विनिमय का नियम लागू नहीं होता है। अब सेकंड पॉइंट बात करें, यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर समांतर हो तो ए वेक्टर व बी वेक्टर समांतर होने का मतलब या तो उनकी दिशा समान है या उनकी दिशा क्या है, विपरीत। अगर दिशा समान है तो कोण कितना है, 0, विपरीत है तो कोण कितना है, 180। गौर फरमाइएगा, साइन थीटा निकालें तो साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी, साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालें तो यदि दो सदिश समानांतर हैं तो इनका सदिश गुणन क्या होगा, पहले का परिमाण दूसरे का परिमाण इंटू इनके बीच के कोण की जा। जब दिशा समान है तो भी साइन थीटा का मान 0, विपरीत है तब भी 0, तो ये तो साइन थीटा 0 आ गया, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो भैया लोगों यहां अपन बोल सकते हैं दो समानांतर सदिशों का सदिश गुणन क्या होता है, शून्य होता है। दो समानांतर सदिशों का सदिश गुणन शून्य होता है। तो आज के बाद ध्यान रखेंगे कि दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणन शून्य होता है और दूसरा दो समानांतर सदिशों का सदिश गुणन शून्य होता है। ठीक है कि नहीं बात? तीसरे पॉइंट की बात करते हैं अपन। थर्ड पॉइंट, यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर क्या हो, लंबवत। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर लंबवत होंगे तो थीटा कितना आएगा, 90। साइन थीटा, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, जो किसका कौन सा मान है, मैक्सिमम। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आएगा, पहले का परिमाण दूसरे का परिमाण इंटू उनके बीच के कोण की जा। इसका मान कितना है, 1, और दिशा देने के लिए क्या यूज कर लेंगे, एन के। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर आया, ए बी एन के बराबर आया। तो इस अवस्था में दिशा तो इस बात पर डिपेंड करेगी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर किधर दे रखे, लेकिन एक बात है कि इस अवस्था में इनके सदिश गुणनफल का परिमाण क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब एक और बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट, ए वेक्टर के साथ ही सदिश गुणन करते हैं। ए वेक्टर के साथ ही सदिश गुणन करते हैं। तो दो सदिशों का सदिश गुणन किसके बराबर होगा, पहले का परिमाण इंटू दूसरे का परिमाण इंटू इनके बीच के कोण की जा। कोई मेरे को बताएगा ए वेक्टर और ए वेक्टर के मध्य कोण कितना होगा, अरे दोनों एक ही तो हैं, और जब दोनों एक ही है तो इनके मध्य कोण कितना होगा, 0। साइन 0 का मान कितना होता है, 0। तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर क्या हो गया, 0। तो भैया लोगों जैसे ही अपन अदिश गुणनफल करके सदिश गुणनफल में आते हैं तो कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणन शून्य होता है और दो समानांतर सदिशों का सदिश गुणन शून्य होता है। इसी तरह से किसी सदिश का स्वयं के साथ सदिश गुणन शून्य होता है, जबकि किसी सदिश का स्वयं के साथ अदिश गुणन उस सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। अब अपन आगे बात करते हैं और बात करते हैं एकांक सदिश का सदिश गुणन। एकांक सदिश का सदिश गुणन। तो भैया लोगों एकांक सदिश का सदिश गुणन देखते हैं।
अपने पास जो स्टैंडर्ड एकांक सदिश है वो क्या है, आई केप, जे केप और के केप। तो भैया ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एक्स वाई और जेड तीनों एक दूसरे के लंबवत है। एक्स की तरफ एकांक सदिश आई केप, ये जे केप और ये के केप। तो भैया आई केप इधर आया, जे केप इधर आया, के केप इधर आया, इसका मतलब आई जे और के भी तीनों एक दूसरे के लंबवत है। ठीक बात है कि नहीं, क्लियर। अपन क्या करते हैं, इन एकांक सदिश का सदिश गुणन देखते हैं। पहले तो इनका आपस में देख लेते हैं क्या होगा, आई केप क्रॉस आई केप। अभी पढ़कर आए, बताए क्या, किसी सदिश का स्वयं के साथ सदिश गुणन कितना होगा, 0। तो आई केप क्रॉस आई केप 0 होगा। भैया लोगों जे केप क्रॉस जे केप भी क्या होगा, 0। तो भैया लोगों के केप क्रॉस के केप भी 0 होगा। तो कंफ्यूजन भयंकर स्टार्ट, क्यों, क्योंकि आई केप डॉट आई केप तो 1 होता है, जे केप डॉट जे केप भी 1 होता है और के केप डॉट के केप भी 1 होता है। लेकिन आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के क्या होते हैं, 0। ये तो वाह खुद के साथ सदिश गुणन, इनका आपस में सदिश गुणन करते हैं। गौर फरमाइएगा, कार्तीय के निर्देशांक में ये तीनों जो अक्ष लिए जाते हैं, एक्स वाई जेड, ये हम हमेशा अपन एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं, एक्स वाई जेड। एक्स किसी को भी माने, इच्छा आपकी है, लेकिन लिखे क्या जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त दिशा में लिखे जाएंगे। अब अपन इनका आपस में सदिश गुणन करते हैं, तो आई का जे के साथ करते हैं, तो आई क्रॉस जे। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे क्या होगा, पहले का परिमाण आई केप का परिमाण 1 होता है, आई मत लिख देना, 1 है, इंटू जे केप का परिमाण 1 इंटू इनके मध्य के कोण की जा, इनके मध्य कोण कितना है 90, साइन 90 का मान कितना हुआ 1। ये तो केवल आई क्रॉस जे का परिमाण हुआ है। दिशा की बात करें, दिशा में थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, आई क्रॉस जे, आई के भी लंबवत जे के भी लंबवत, अर्थात उस तल के लंबवत जिसमें आई और जे दोनों विद्यमान है। आई और जे दोनों बोर्ड के तल पे विद्यमान है, इसका मतलब आई क्रॉस जे बोर्ड के तल के लंबवत होगा। और बोर्ड के तल के लंबवत कौन सी दिशा है, जेड दिशा, क्योंकि जेड ही एक्स के भी लंबवत है और जेड ही वाई के भी लंबवत है। तो ये बात तय है कि आई क्रॉस जे जेड दिशा में होगा। बस कंफर्म करना है कि धनात्मक जेड दिशा में कि ऋणात्मक जेड दिशा में। मीन्स आई क्रॉस जे बोर्ड के तल के लंबवत बाहर आएगा कि बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ जाएगा। अब ये कंफर्म करने के लिए क्या यूज करेंगे, दक्षिण हस्त नियम। दाहिने हाथ की 4 उंगलियों को आई केप की तरफ कर दिया, फिर मोड़ दिया किधर की तरफ, जे केप की तरफ। तो अंगूठा क्या बताएगा इनके सदिश गुणन की दिशा को, तो अंगूठा क्या आ रहा है, बोर्ड के तल के लंबवत बाहर, अर्थात धनात्मक जेड दिशा में। धनात्मक जेड दिशा में आएगा तो दिशा बताने के लिए क्या यूज करूंगा, के। साइन 90 का मान कितना होता है, इनको गुणा करेंगे 1 आएगा, 1 को के केप से गुणा करेंगे के केप आएगा। इसका मतलब आई क्रॉस जे का परिमाण तो 1 होगा और दिशा किधर की तरफ होगी, धनात्मक जेड दिशा में। अब अपन बात करेंगे जे क्रॉस के केप, जे क्रॉस के केप, जे क्रॉस के केप का परिमाण भी क्या आएगा भैया, जे केप क्रॉस के केप का परिमाण भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। करके देख लेना, 1 ही आएगा। अपन को केवल दिशा देखनी है, तो गौर फरमाइएगा, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। तो ये एक तरह से कौन सा तल हो गया, वाई जेड तल हो गया। तो मेरा जे क्रॉस के इस तल के लंबवत होगा। इस तल के लंबवत कौन सी दिशा है, एक्स दिशा, धनात्मक और ऋणात्मक। तो ये तो कंफर्म हो गया, जे क्रॉस के एक्स दिशा में जाएगा। कंफर्म करना है कि धनात्मक में जाएगा कि ऋणात्मक में जाएगा। और एक और अपन यूं बोल सकते हैं, आई जे के तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो जे क्रॉस के क्या होगा, जे के भी लंबवत होगा, के भी लंबवत होगा। तो जे और के
दोनों के लंबवत जे और के दोनों के लंबवत आई होगा, चाहे वो प्लस आई क्यूब हो चाहे वो माइनस आई क्यूब हो। अब ये कंफर्म करना है कि प्लस की तरफ जाएगा के माइनस की तरफ जाएगा। तो गौर फरमाइएगा, ये जे केप है और ये के केप है, ये के केप। तो ये है, चारों उंगलियां किधर की तरफ रखनी है, इसकी दिशा निकालने के लिए दक्षिणास्त नियम, चारों उंगलियां किधर की तरफ रखनी है, जे की तरफ, और मोड़नी किधर की तरफ, के की तरफ, ऐसे। तो ये आपको रखना आना चाहिए। क्या मैं दाहिने हाथ की चारों उंगलियां और अंगूठे को लंबवत रखकर ऐसे रख दूं, क्या मेरी उंगलियां के केप की तरफ मुड़ जाएगी क्या? कुछ बच्चे ऐसे भी मोड़ देंगे। तो भैया ये उंगलियां नहीं मोड़ी, ये कलाई मोड़ी है, उंगलियां मोड़नी है। क्या मैं ऐसे रख दूं, क्या मेरी उंगलियां इस रेड पेन की तरफ मुड़ जाएगी क्या? नहीं मुड़ेगी ना। क्या मैं ऐसे रखूं? हाँ, मजा आ गया। तो अंगूठा किधर की तरफ गया? धनात्मक एक्स दिशा में। तो ये आई के, अब के क्रॉस आई कर ले, आई क्रॉस जे कर लिया, जे क्रॉस के कर लिया, आई क्रॉस के क्रॉस आई करे। तो एक बात तय है, के क्रॉस आई, के भी लंबवत, आई के भी लंबवत, अर्थात उस तल के लंबवत जिसमें वे दोनों विद्यमान है। ये तो अपन जानते हैं कि के और आई दोनों के लंबवत क्या होता है? जे। तो ये कंफर्म है, जे आने वाला है, प्लस आएगा कि माइनस, वो देखते हैं। ये एक्स अक्ष है, ये जेड अक्ष है। तो ये आई केप, ये के केप। तो आई केप और के केप कौन से तल में? एक्सजेड तल में। एक्सजेड तल के लंबवत क्या होता है? वाई, धनात्मक वाई के ऋणात्मक वाई। अब ये चेक करना है कि किधर जाएगा, तो गौर फरमाइएगा, ये आई केप हो गया और ये क्या हो गया? के केप। ये आई केप, ये के केप। दाहिने हाथ के चारों उंगलियां अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत रखनी है। चारों उंगलियों को प्रथम सदिश की तरफ रखना है, फिर उंगलियों को मोड़ना है दूसरे सदिश की तरफ। तो उंगलियां ऐसे मोड़नी चाहिए। तो क्या अगर मैं ऐसे रख दूं तो मेरी उंगलियां क्या आई केप की तरफ मुड़ जाएगी क्या? नहीं मुड़ेगी। ऐसे रख दूं तो क्या आई केप की तरफ मुड़ेगी क्या? नहीं मुड़ेगी। ऐसे रख दूं, हाँ मुड़ गई, मजा आ गया। तो आई क्रॉस के, सॉरी के क्रॉस आई किधर की तरफ गया? ऊपर की तरफ। बोले तो धनात्मक वाई दिशा में। आई क्रॉस जे के है, तो भैया जे क्रॉस आई क्या होगा? माइनस के, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले पढ़कर आए कि सदिश गुणनफल में क्रम विनिमय का नियम लागू नहीं होता। हम क्रम को उल्टा कर देते हैं तो परिमाण तो वो का वही रहता है, लेकिन दिशा क्या हो जाती है? विपरीत। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का परिमाण तो सेम आया था, लेकिन दिशा विपरीत आई थी। तो जैसे मैंने क्रम को उल्टा किया, आई क्रॉस जे की जगह जे क्रॉस आई किया, तो परिमाण तो एक ही रहेगा, लेकिन इसकी दिशा इसकी क्या आएगी? विपरीत। बोले तो माइनस के। मैं चाहूंगा कि आप इसको हाथ घुमा के सीखें। तो अब की बार चारों उंगलियां किधर की तरफ करनी पड़ेगी? ये जे के पे, चारों उंगलियां जे केप की तरफ करनी पड़ेगी और मोड़नी पड़ेगी आई की तरफ। तो ऐसे रख दूं तो अंगूठा किधर की तरफ गया? अंदर। बोले तो ऋणात्मक जेड दिशा में। क्रम को उल्टा करूंगा, के क्रॉस जे, तो ये बात है कि माइनस आई आएगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप हाथ घुमा के देखें। अभी अपन एक ट्रिक देख लेंगे जिससे फटाफट सीख भी लेंगे कि प्लस आएगा कि माइनस, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट ट्रिक से याद करे। मैं चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट हाथ घुमा के देखे। के क्रॉस जे, तो दाहिने हाथ के चारों उंगलियां और अंगूठा एक दूसरे के लंबवत। अब की बार चारों उंगलियां किधर की तरफ रखेंगे भैया? किधर की तरफ रखेंगे? के की तरफ। किधर की तरफ रखेंगे? के की तरफ। और मोड़ेंगे किधर की तरफ? जे की तरफ। तो उंगलियां क्यों मोड़नी चाहिए? तो क्या मैं ऐसे रख दूं, क्या मेरी उंगलियां मुड़ जाएगी क्या? नहीं मुड़ेगी। क्या ऐसे रख दूं? देखो आगे उंगलियां, तो अंगूठा किधर की तरफ जा रहा है? ऋणात्मक एक्स दिशा में। आई क्रॉस के क्या आएगा? माइनस जे। कैसे आया देखना, ये आई है और ये के है। चारों उंगलियां आई की तरफ रखनी है, मोड़नी किधर की तरफ? के की तरफ। तो दाहिने हाथ के चारों उंगलियां अंगूठा एक दूसरे के लंबवत किया, चारों उंगलियों को प्रथम सदिश की तरफ रखा, इस तरह से रखा। जब मुड़े तो किधर की तरफ जाए? दूसरे सदिश की तरफ। तो अंगूठा इनके सदिश गुणन की दिशा को बताता है। तो अंगूठा किधर की तरफ गया? ऋणात्मक, ऋणात्मक वाई दिशा में, माइनस एक। अब अपन इसको बहुत सिंपल भी कर सकते थे। कैसे? ये आई है, ये जे है और ये के है। आप एक बात देखिएगा, मैंने आई जे के
एंटी क्लॉकवाइज लिखे। क्या लिखे भैया? एंटी क्लॉकवाइज। ये कंफर्म है कि दो सदिशों का सदिश गुणन उन दोनों के लंबवत होता है। तो ये बात है कि जब आई और जे का सदिश गुणन निकालेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि के ही आई और जे के लंबवत होता है। जे और के का निकालेंगे तो आई आएगा, के आई का निकालेंगे तो जे आएगा। बस कंफर्म करना है, प्लस आएगा के माइनस आएगा। तो चूंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज लिखे हैं, तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, वामावर्त दिशा में चलेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे, तो क्या आएगा? प्लस जे क्रॉस आई क्रॉस जे क्या आएगा? तो प्लस के। जे क्रॉस के क्या आएगा? आई। तो कौन सा? प्लस के क्रॉस आई, तो क्या आएगा? प्लस जे। तो ये तो कंफर्म है कि आई और जे का सदिश गुणन करेंगे तो क्या आएगा? जे और के का करेंगे तो आई आएगा, के और आई का करेंगे तो जे आएगा। प्लस आएगा के माइनस, कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चले तो प्लस आएगा, लेकिन हम क्लॉकवाइज चलेंगे, यू चलेंगे, जे क्रॉस आई निकालने की कोशिश करेंगे तो माइनस के, आई क्रॉस के निकालने की कोशिश करेंगे तो जे आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। के क्रॉस जे निकालने की कोशिश करेंगे तो माइनस आई आएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो प्लस आएगा और क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस आएगा। आई जे का सदिश गुणन करेंगे तो के, जे के का करेंगे तो आई, के आई का करेंगे तो जे। बस चेक करना है प्लस माइनस, तो आई क्रॉस जे प्लस के, जे क्रॉस के प्लस आई, के क्रॉस आई प्लस जे, जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई। खत्म। तो चलिए आज के लिए इतना सही बहुत है, फिर कल अपनी क्लास आगे स्टार्ट करेंगे।